तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो स्वालो स्टार टू लैंड ऑफ ऑरिजिन के चैप्टर नंबर 421 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये एपिसोड पिछले वाले एपिसोड जैसी बोरिंग नहीं रहेगी, इसमें थोड़ी मोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिल सकती हैं फाइट से रिलेटेड। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग का सामना किसी और से नहीं बल्कि यहाँ पे कह सकता हूँ कि सबसे बड़ा एनिमी से हो जाता है, जो कोई और नहीं इन्फिनाइट सरपेंट ह्यूमन चेस्टर होता है और लू फेंग के सामने आकर प्रकट हो जाता है, जिसके सामने दोनों अपनी निगाहें बड़ी प्यार से मिलाने लगते हैं, क्योंकि दोनों अच्छे से एक दूसरे को जानते थे कि वो दोनों कितना एक दूसरे से प्यार करते हैं। जिसके साथ यहाँ पे सरपेंट भी बड़े ही प्यार से देखने लगता है। वहाँ पर लू फेंग को देखते हुए इन्फिनाइट सरपेंट ह्यूमन चेस्टर कहता कि रुक जाओ। वहाँ पर वो दोनों देखने लगता है, जिसके साथ यहाँ पे लू फेंग भी रुक जाता और कहता कि तुम मुझे क्यों रोक रहे हो इन्फिनाइट सरपेंट ह्यूमन चेस्टर, आखिर ऐसी क्या वजह हो चुकी है। वैसे मैं अभी यहाँ पर ऐसे ही फ्री नहीं, किलिंग स्प्री तो जानती हूँ, इसका मतलब होता है कि मन माहे मन चाहे जितनों को हो सके उतना मार सको। तो लू फेंग बस इतना ही कहता कि तुम मुझे रोक क्यों रहे हो, मैं तो किलिंग इन स्प्री तो नहीं मार रहा, मतलब मैं मार तो नहीं रहा हूँ, बस जिसको मारना है उसको मार रहा हूँ। अब यहाँ पे इन्फिनाइट सरपेंट ह्यूमन चेस्टर भी लू फेंग की तरफ देखने लगता है कि आखिरकार तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। मैं पूरी तरीके से अवेयर हूँ कि यार तुमने कितनों का कत्ल कर रखा है, लेकिन यहाँ पर इन्फिनाइट सरपेंट ह्यूमन चेस्टर ये भी अच्छे से जानता है कि ये बंदा नया नवेला लॉर्ड बना है, लेकिन फिर भी इसकी पावर्स अपने इनेट लाइफ फॉर्म फैक्शंस को बहुत ही ज़्यादा डेंजर सिचुएशंस में डाल सकती है। ये बंदा ये सिर्फ पावरफुल नहीं है बल्कि ये बहुत ही तेजी से स्ट्रॉन्गर भी होता जा रहा है, और इन सब के एस्टिमेट्स के अनुसार से लू फेंग बहुत ही जल्द लॉर्ड जिंगमैन को भी सरपास कर लेगा। वो उन सब का सबसे बड़ा थ्रेट बन जाएगा। इसके साथ इन्फिनाइट सरपेंट ह्यूमन चेस्टर भी कहाँ चुप रहने वाला था, वो भी अपनी गरजती हुई आवाज़ से कहता है लॉर्ड लू फेंग, तुमने पास्ट 100 ईपो से बिना रुके हुए तुमने कई सारे वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को स्लाउटर कर दिया, जो कि सिंपली कुछ नहीं कर रहे थे बल्कि वो वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स वो ऑरिजिन वर्ल्ड्स को डिवावर करने की कोशिश कर रहे हो। तो लगभग तुमने 7000 वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को तुमने मार डाला, वो तुम्हारे हाथों से मारे जा चुके हैं। तुम अगर इसको कंटिन्यू करोगे तो यार ये कैसे चलेगा, और तुम्हारे ऐसे करने की वजह से जितने भी वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स थे वो ऑरिजिन वर्ल्ड्स को डिवॉर नहीं कर रहे, वो अपने आप को ग्रो नहीं करा पा रहे हैं। अब ये सुनकर लू फेंग यहाँ पे सिर्फ इतना ही कहता कि तो ये अच्छी बात हुई ना, इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स वो केज वर्ल्ड से फ्री में बॉर्न होते हैं, उनके पास रिसोर्सेज की यार बहुत सारी चीज़ें हैं, वो किसी चीज़ से भी ग्रो कर सकते हैं, उन्हें ऑरिजिन कोर्स को डिवॉर करने की कोई ज़रूरत नहीं। मतलब लू फेंग यहाँ पे उसको सिर्फ इतना ही कहता कि देखो उनके पास और भी रास्ते हैं ग्रो होने के, ये तो नहीं है कि उन्हें सिर्फ ऑरिजिन कोर्स ही खाने को मिलेगी। मतलब यहाँ पर जैसे अपने लॉर्ड्स को सिर्फ कल्टिवेट करना है तो उन सब के पास भी अलग अलग तरीके होते हैं। जिसके साथ लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है कि यहाँ पर वो बिना ऑरिजिन कोर्स को डिवॉर किए हुए भी इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स स्ट्रॉन्गर बन सकता और ह्यूमन एंसेस्टर बन सकते हैं, और इस तरीके से इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स और ऑरिजिन वर्ल्ड्स दोनों सही सलामत रहेंगे और हम आपके कोई मॉर्टल एनिमीज नहीं बने रहेंगे। लेकिन ये सुनकर सरपेंट ह्यूमन एंसेस्टर्स वो तो यार जानता था इन सब के बारे में कि इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। वो मन में ही कहता कि ऐसा कैसे हो सकता है, बिना डिवॉर किए हम लोग कैसे रह सकते हैं। और इसी के साथ हमें ये भी बताया जाता है कि इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स वो कई सारे रेसेस में डिवाइड होते हैं, कुछ को डिवोरिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, अगर वो कोड को डिवोर करते हैं तो उनके लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, वहीं पे कुछ के लिए मॉडरेट होता है और वहीं पे बहुत के लिए तो इसका कोई इफेक्ट होता ही नहीं। मतलब उनके लिए कोई फिक्र है नहीं कि वो ऑरिजिन कोर्स को डिवोर करें या फिर नहीं, वो इसके बिना भी अपने काम को चला लेते हैं। लेकिन जो इन्फिनाइट क्लैन है, जो इन्फिनाइट ह्यूमन सरपेंट क्लैन है, उसी का इन्फिनाइट क्लैन है, वो एक ऐसा रिनोड क्लैन है जो कि ऑरिजिन कोर्स को डिवॉर करने के लिए जाना जाता है। इन सब बंदों की पावर्स ऑरिजिन कोर को डिवॉर करने से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ही ये सारे बंदों को
मतलब जितने ऑरिजिन कोर्स होते उन सबको खाना शुरू कर दो ताकि अपने पावर्स को बढ़ा सके। और अगर ऐसा चलता रहा तो आगे चलकर कोई भी लू फेंग की बातों से सहमत नहीं होगा और सब लोग एक न एक टाइम पर आकर बवाल जरूर खड़ा कर देंगे। जिसके साथ इन्फिनाइट सर्पेंट हेमनचेस्टर जोर से चिल्ला कर कहा था कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है, ये ऑरिजिन वर्ड्स ये इन्फिनाइट यूनिवर्स स्पेस में चारों तरफ फैली हुई है, आखिरकार हम ऐसे वाइटल रिसोर्स को कैसे अबैंडन कर सकते हैं। जिसके साथ वो लू फेंग का नाम चिल्लाकर उसकी तरफ घूरने लगता है जैसा कि वो वहीं पे लड़ना शुरू कर देंगे। जिसके साथ वो यहाँ पे आगे भी कहते हैं कि तुम्हें पता होना चाहिए कि बहुत सारे इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स में से उन सभी को ऑरिजिन कोर्स की ज़रूरत होती है। अगर तुम बीच में आओगे तो तुम सारे इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को अपना एनिमी बना लोगे। लेकिन ये देखकर लू फेंग उसकी तरफ घूरते हुए देखकर कहता है कि तुम सारे इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म को रिप्रेजेंट नहीं करते हो और जबकि तुम ऑरिजिन वर्ल्ड को डिवॉर करना चाहते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने हमारे खिलाफ रिटेलिएट कर लिया क्योंकि हम भी उन ऑरिजिन वर्ल्ड से आते हैं। यहाँ पे लू फेंग यही सब था कि लू फेंग उन सबको स्लेन कर रहा था, वरना लू फेंग को ही क्या ही पड़ी थी दूसरे दुनियाओं के बंदे को बचाना। आपने तो देख ही रखा होगा लू फेंग कैसे अपने परिवार को सबसे ज़्यादा अहमियत दिया करता है। वो दूसरों का नहीं देखता है, दूसरे का प्लानेट भाड़ में जाए मतलब ख़त्म हो जाए, लू फेंग को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है दूसरे रेसेस से। और यहाँ पर लू फेंग जबकि अपना एक लॉर्ड बन चुका है तो उसे ऑरिजिन वर्ल्ड की फिक्र है क्योंकि वो उसी का एक पार्ट होता है। तो लू फेंग उन सबको तबाह होते हुए कैसे देख सकता है। और यहाँ पर वो दूसरे रेसेस के बारे में सोचता नहीं कि तुम कुछ भी करो, तुम वीक रहो, भूखे मर जाओ, कुछ भी करो, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लू फेंग यही दिखाना चाहता था। जिसके साथ इन्फिनाइट सर्पेंट हेमनचेस्टर लू फेंग से फिर से कहा था कि देखो मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अगर तुम हमें रोकोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम हमारे ऑरिजिन वर्ल्ड के रिसोर्सेज के लिए हमें रोक रहे हो और तुम यहाँ पे सिर्फ हमें नहीं काउंटलेस रेसेस को इसके लिए रोक रहे हो। और यहाँ पर वो थोड़ी देर के लिए टॉलरेट तो कर सकते हैं, रोक तो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ये लंबा चला तो वो भी इसके खिलाफ बहुत ही बड़ा जंग छेड़ देंगे। और जब यहाँ पे वॉर होगी तो तुम्हारी प्रैक्टिस टेरिटरी भी काउंटलेस वर्ल्ड क्लस्टर से इसमें डूब जाएंगे और तुम इस कॉन्सिक्वेंस को उठाना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे लू फेंग इसकी बातें नहीं सुनता, बस वो एक जवाब देता है कि देखो इन्फिनाइट सर्पेंट हेमनचेस्टर तुम चिंता मत करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जब भी वॉर होगा तो यहाँ पर जितने भी फ्लेम्स होंगे वो मेरे टेरिटरी को नहीं बल्कि वो तुम्हारे टेरिटरी में लगेंगे। मतलब लू फेंग यहाँ पे साफ चेतावनी देता है कि अगर वॉर तुमने करने की कोशिश की तो मेरे क्लस्टर्स को छोड़ो, तुम अपने हेमनचेस्टर्स तक को बचा नहीं पाओगे। अब यहाँ पर लू फेंग उन सबसे फिर से कहता है कि लास्ट वॉर में मैं सिर्फ एक लॉर्ड बना था, मुझे नहीं पता था कि मेरे मेथड्स किस तरीके से हैं। उस वक्त मैंने कुछ हेमनचेस्टर्स को ही मारने में सक्षम महारत हासिल कर पाई थी, लेकिन अब की मेरी स्टेम एडवांस हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि अगली बार अगर जब भी वॉर ब्रेकआउट होगी तो मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज देने को तैयार हूँ। मतलब लू फेंग सिंपली ये कहता है कि बच्चे तुम यार वॉर करवा लो, लेकिन वॉर होगी ना तो याद रखना मैं तुम्हें बहुत ही बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। होगा क्या, तुम्हारे कई सारे मतलब 10-20 तो छोड़ो, मैं तुम्हारे आधे संख्या वाले हेमनचेस्टर्स को ख़त्म कर दूंगा। लू फेंग का कहने का मतलब तो यही होने वाला है ना। अब यहाँ पे इन्फिनाइट सर्पेंट हेमनचेस्टर भी उसी पल को याद करता जब लू फेंग ने ग्रेट ऑरिजिन डिस्ट्रक्शंस को यूज़ किया था। लू फेंग की पावर्स उस वक्त काफ़ी कम थी क्योंकि वो नया नवेला लॉर्ड बना था, लेकिन अभी की पावर्स वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है और उसकी मेथड्स तो और भी ज़्यादा फॉर्मिडेबल हो चुकी है। इसके साथ इन्फिनाइट सर्पेंट हेमनचेस्टर वहाँ से गायब होने से पहले कहते हैं कि देखो जब तक प्रैक्टिशनर फैक्शंस कॉन्सिक्वेंस को बेयर करने को तैयार है तब तक हम भी वॉर करने को तैयार है और वहाँ से चले जाते हैं। इसके साथ लू फेंग वहीं पर खड़ा होता है, लेकिन लू फेंग खुद से कहता है कि तुम लोग की इतनी हिम्मत कि तुम लोग एक नए वॉर को स्टार्ट कर, क्या तुम्हारे पास इतनी कैपेबिलिटीज भी है कि तुम एक वॉर को स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं था कि लू फेंग इन्फिनाइट सर्पेंट हेमनचेस्टर को अंडर एस्टिमेट कर रहा था, वो बंदा पावरफुल है, वो बंदा इमॉर्टल बंदा है। यहाँ पर लू फेंग ऐसा नहीं था कि उसको कम समझ रहा था कि यार ये बंदा कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन बात ही ऐसी है ना कि इतने लंबे अरसे से वॉर चल रही होती है तो यार जितने भी नेटिव लाइफ फॉर्म फैक्शन और प्रैक्टिशनर फैक्शन है वो दोनों की कमियों के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं कि कहाँ पर ये लोग बैकिंग होंगे, कहाँ पे ये लोग आगे आने को तैयार हो जाएंगे।
और हमें ये भी बताया जाता है कि भले ही इन्फिनाट सर्पेंट ह्यूमन चेस्ट इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस के सबसे बड़े इन्फ्लुएंस को पोजेस करते हैं, लेकिन इस बंदे की इकलौती पावर्स भी एक लिमिट में होती है। फर्स्ट ऑफ, जितने भी ह्यूमन एंसेस्टर्स हैं उनमें से सभी को ऑरिजिन कोर्स की ज़रूरत नहीं है, उन्हें इसके लिए वॉर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली जिनके पास वीकर स्ट्रेंथ है तो वो अपनी मौत को क्यों बुलावा देने आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है लू फेंग कौन सी मिट्टी का बना हुआ है, जाऊंगा तो मैं तो मारा ही जाऊंगा अगर मुझसे ज़्यादा गलती हुई तो। अब यहाँ पे जॉन गॉड एम्पर फैक्शंस को भी ले लो, वो वॉर को डिसलाइक करते, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आ गई तो वो लोग भी वॉर को ज्वाइन करने के लिए हामी भर देंगे। लेकिन इन सबके बावजूद आखिरकार कितने ह्यूमन एंसेस्टर हैं सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर्स की तरफ से वॉर करने को तैयार हो जाएंगे, कौन ही अट्रैक्ट कर पाएगा। और यहाँ पर ये भी क्रूशियल है कि अपने 8 लॉर्ड्स वो इमॉर्टल हैं, लेकिन इन नेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स फैक्शंस के अंदर देखा जाए तो इसमें से 5 ही इमॉर्टल बंदे हैं, वहीं पे 100+ के अंदर सारे मारे जाने के खतरे हैं, वो सब मर सकते हैं। तो बताओ 8 इमॉर्टल्स लॉर्ड का सामना जिसने एक लू फेंग आ चुका है, अपने तो जिंगमैंग तो मौजूद है ही, लू फेंग की पावर्स तो कुछ एपिसोड के अंदर सबको पता भी चलने वाली है, तो कह सकते हो कि यहाँ पे पीस थोड़े समय के लिए आ ही जाएगी। अब यहाँ पे लू फेंग की पावर्स इतनी ज़्यादा है, तो बताओ कौन वो सारे बंदे आएंगे जिनको मौत का खतरा है, क्योंकि पहले भी उन्होंने कई सारे एंसेस्टर्स को मार डाला। और यहाँ पे कह सकते हो कि एक डर सा बन चुका है उनमें ऑलरेडी ही, क्योंकि वहाँ पर उन सभी ने लॉर्ड्स ने मिलकर बहुत सारे एंसेस्टर्स को ऑलरेडी खत्म कर चुका जब लू फेंग की पावर्स स्टार्टिंग फेज में ही थी। तो बताओ अभी कौन ही जुड़ने के लिए आएंगे, यहाँ पे तो मेन सवाल यही खड़ा हो जाता है। और यहाँ पर एक क्लियर एडवांटेज होता है कि वो सब बिना अपनी सेफ्टी की गारंटी किए यहाँ पर वॉर को ज्वाइन करने के लिए राजी होंगे ही नहीं। लू फेंग कहता है कि यहाँ पर सिर्फ तुम 1000 वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के असैसिनेशंस की वजह से एक वॉर स्टार्ट कर दोगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। मतलब लू फेंग भी अच्छे से जानता था कि मैंने महज 7000 वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को मारा है और इतने से कोई भी वॉर को नहीं स्टार्ट करेगा। मतलब कि यार कौन ही एंसेस्टर इन सारे वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के बारे में सोचेगा भी कि यार यहाँ पे अगर उसकी मौत की बात आ जाए। यहाँ तक कि लॉर्ड जिंगमैंग जो कि काउंटलेस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को देख सकते वो भी इनमें से एक में भी ऐसा नहीं कहेंगे कि 7000 वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के मारने की वजह से प्रैक्टिस फैक्शंस के बीच में वॉर छेड़ चुकी है, जिसके साथ हमें सीन सेंस का इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस टेरिटरी का सीन दिखाया जाता है। और फिलहाल में जो मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि वॉर देखने को मिल सकती है, लेकिन कॉमन सेंस वाली बात तो ये कहती थी कि यार इतनी जल्दी कौन ये स्टार्ट किया। लू फेंग यहाँ पे बहुत जहाँ मारता ना तब यहाँ पे वॉर स्टार्ट हो सकती है। चलो खैर फिर चैप्टर पे आता है। अब यहाँ पे जो 9 सॉवरेन होते हैं इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस के, उन्होंने सभी अपने क्लोन्स को गैदर कर लिया होता है, जहाँ पे चूसिन ह्यूमन एंसेस्टर्स डिक्लेयर करते हुए कहते हैं कि लू फेंग की स्ट्रेंथ वो और भी बढ़ती जा रही है और एक बार वॉर स्टार्ट होगी तो कैजुअलिटीज जो होगी वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगी। तो जैड गॉड एम्पर वहाँ पे काउंटर करते हुए कहते हैं कि देखो लू फेंग वो इनडिस्क्रिमिनेटिव स्लाउटर करने पे नहीं लगा हुआ है। जब तक कोई बंदा अपने वर्ल्ड लेवल वर्ल्ड ऑरिजिन कोर्स को डिवोर करने की कोशिश ना करेगा तब तक यहाँ पे कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं होगी। मतलब अपने जैड गॉड तो बस यहाँ पे यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम लोग अपने ऑरिजिन कोर्स को डिवोर करना बंद कर दो, वॉर नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर दिखाया जाता हमें एक और बंदे को जहां पर वो कहता है इन्फिनिटी, मतलब जॉन गॉड एम्पर कहता है इन्फिनिटी, और वहां पर वो सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर को ही कहा था, उसका नाम ही इन्फिनिटी यहाँ पे दिखाया गया है। और वो उससे कहता है कि मैं बिलीव करता हूँ कि तुम्हारी इन्फिनाइट क्लैन उन्हें ऑरिजिन कोर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें भी अभी थोड़ा सा हामी भरना होगा, यहाँ पर तुम्हें भी थोड़ा बहुत पीछे हटना होगा। जिसके साथ ब्लैक टाइड ह्यूमन एंसेस्टर काल्म होते हुए कहते हैं कि अगर यहाँ पे हमारे पास इनफ स्ट्रेंथ नहीं है तो हम लोग वॉर को नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग फिर से वॉर करने की कोशिश करें, फिर से हम लोग हार जाएंगे तो पहले की तरह ही हमारी बेइज्जती हो जाएंगी। मतलब पहले तो उनकी ऑलरेडी बेइज्जती हो चुकी थी, 8 को वो लोग नहीं हरा पाएंगे जब तक कि वो 100 बंदे थे, जब और 100 बंदे मिलकर भी 8 को नहीं हरा पाए। तो और यहाँ पे फिर से हो जाएंगे तो और तो कत्लेआम मचेगी, लेकिन फिर से उन्हें हार ही देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे फिर से उनकी बेइज्जती हो जाएगी। अब यहाँ पे इन्फिनिट सर्पेंट एंसेस्टर्स वो उन्हीं सारे सीन्स को ऑब्जर्व करने लगते कि हाँ कैसे
मेरी कुत्ते की तरह हार हुई थी, मुझे पीछे हटना पड़ा था। यहाँ तक ही दिखाया जाता है इन्फिनिट सर्पेंट मैनचेस्टर को, जो कि पता चल जाता है इन सारे मीटिंग से कि इनमें 9 सॉवरेन्स के अंदर से कुछ ही ऐसे बंदे थे जो कि वॉर के लिए राजी होंगे, क्योंकि कौन ही बंदा यार बेकार में वॉर लड़ने जाएगा। और यहाँ पर उनके लिए ये फेवर्स अनफेक्टेड होता है, जिसके साथ निर्वाणा हिनवानचेस्टर्स वहाँ पे उन सबसे कहते हैं कि आखिरकार क्या हम लोग लू फेंग को हम सबको बुली करते हुए ऐसे ही देखते रह जाएंगे। अब निर्वाणा हिनवानचेस्टर जिसका पुराना फ्रेंड था वुजिन हिनवानचेस्टर, उसने ऑलरेडी इमॉर्टैलिटी को हासिल कर रहा था, लेकिन ये बंदा अभी तक इमॉर्टैलिटी को हासिल नहीं किया होता। लेकिन वुजिन हिनवानचेस्टर स्माइल करते हुए कहता है कि देखो लू फेंग जो कर रहा है उसे हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि वो हमें बुली करने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये बंदा अपने लू फेंग के थोड़ा थोड़ा साइड हो रहा होता है। वहाँ पे वो कहता है कि देखो जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है हमारे दो फैक्शंस के बीच में वो हमेशा से कॉमन आती रही है। इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस वो तो हमेशा प्रैक्टिशनर फैक्शंस के टेरिटरी को इन्वेड किया करती थी ताकि रिसोर्सेज को सीज किया जा सके, और जैसा हमने पास में देखा कि लॉर्ड जिंगमैंग ने जो किया है उसके मुताबिक तो लू फेंग के एक्शंस तो बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रेंड है, मतलब वो बहुत ही कम कर रहा है। हमें बताया जाता है कि लॉर्ड जिंगमैंग पहले कैसे एक मैनियाक हुआ करते थे, मतलब बंदा सच में खतरनाक होता। ऐसे ही थोड़ी ना पूरे के पूरे इन्फिनिट इनवाइन स्पेस के अंदर लॉर्ड जिंगमैंग का चर्चा चला हुआ है। बताया जाता है कि लॉर्ड जिंगमैंग अपने एक क्वेस्ट पे निकले थे, एक मिशन पे निकले थे कि वो सारे ओरिजिन ब्लड लाइन को कलेक्ट कर लेंगे। इसलिए उन्होंने यहाँ पर सारे वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को मारा था, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स का कत्लेआम मचा दिया था ताकि वो सबके हर एक ओरिजिन ब्लड लाइन को इकट्ठा कर सके। और यहाँ पर लू फेंग तो सिर्फ उन्हीं को टारगेट कर रहा था जो कि वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स उन ओरिजिन कोर्स को डिवॉर करने की कोशिश कर रहे थे। तो कह सकते हैं कि लू फेंग बेमतलब को किसी को नहीं मार रहा होता, क्योंकि लू फेंग के बीच में अभी भी दया नाम की भावना होती है जो उनके प्रति दिखाए, जो कि ऑलरेडी उनके ओरिजिन कोर्स को खा रहा होता है। जिसके साथ हमें यह भी बताया जाता है कि लॉर्ड जिंगमैंग ने स्लाउटर करना शुरू किया था। ये बंदा जहां भी देखता था, मतलब अपने घर से बाहर देखा ना तो घुस के उसके घर में भी घुस के भी मार देता था। ऐसा बंदा था, मारता था भाग जाता था, उसकी स्पीड का कोई मैच कर ही नहीं सकता था। लॉर्ड जिंगमैंग इतना खतरनाक हुआ करता था। इसके साथ उनमें और भी बातें होने लगती कि आखिरकार क्या किया जाए, जिसके साथ वहां पर हमें दिखाया जाता है ह्यूमन एंसेस्टर ऑफ टाइम एंड स्पेस जो कि चुप होता है लेकिन तभी बोलता है कि अभी वॉर का समय नहीं है। अब जैसे ही ह्यूमन एंसेस्टर ऑफ टाइम एंड स्पेस बीच में बोलता है सबकी नजरें उसी पे चली जाती, जितने भी 8 सॉवरेन होते हैं सबकी नजर उसकी तरफ जाती है। हमें यह बताया जाता है कि ह्यूमन एंसेस्टर ऑफ टाइम एंड स्पेस वो तो अपने लॉर्ड जिंगमैंग की तरह काउंटलेस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को नहीं देख सकते, फ्यूचर टाइमलाइंस को नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी ये बंदी वहां पर के कुछ फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को देख सकती थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी 8 सॉवरेन्स थे वो इन बंदी की आगे देखने वाली फ्यूचर्स की पावर्स को काफ़ी अच्छे से समझा कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं वैल्यू दिया करती। जिसके साथ वो कंटिन्यू करते हुए कहती है कि मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर जो वॉर होगा वो हमारे इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस के लिए एक डिजास्टर्स साबित होगा, ये हमारे लिए ही घाटे का सौदा होगा। जिसके साथ हमें ये भी बताया जाता है कि ह्यूमन एंसेस्टर ऑफ टाइम एंड स्पेस ऐसे ऐसे वॉर को देख चुकी होती है जो कि इससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है, लेकिन वो हमेशा यहाँ पे रोक देती है। जिसके साथ वो कहती है कि प्रैक्टिशनर फैक्शंस को भी इस वॉर के अंदर थोड़े से लॉसेस देखने को मिलेंगी, लेकिन इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को बहुत ही भारी भरकम प्राइस उठानी पड़ेगी। जिसके साथ वहाँ पे यान हुआ ह्यूमन एंसेस्टर कहते हैं कि चलो हमें वेट करना चाहिए। वैसे भी लू फेंग अभी एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस को एक्सप्लोर कर रहा है, जितना ज़्यादा वो डीप जाता जाएगा उतनी ही ज़्यादा रिस्क बढ़ते जाएंगे और उतनी ही ज़्यादा उसकी ट्रू पावर रिवील होती जाएगी। एक बार हम लू फेंग की फुल कैपेबिलिटी को समझ जाए तब हम यहाँ पे एक वॉर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इसको सुनकर इन्फिनिट एंसेस्टर भी कहा था कि ठीक है हम लोग अभी इंतजार करेंगे, और वो भी समझ जाता कि मैं इस चीज़ को इस मसले को ज़्यादा पुश नहीं कर सकता, और वो सब लू फेंग की पावर्स को देखना चाहते थे। अभी लू फेंग ने अपने फुल पावर्स को शो नहीं किया होता, इसकी वजह से वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग ऐसे ही तो फाइट करने के लिए नहीं जा सकते हैं ना। इसके साथ यहाँ पे दिखाया जाता है कि बाकी के लॉर्ड्स के मुकाबले लू फेंग की पावर्स एक मिस्ट्री होती है, जिसकी वजह से फाइनली ये वॉर फिलहाल के लिए टल जाती है। उन्हें एक चीज़ अच्छे से पता था कि अभी एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस के आगे अंदर में मॉक्जू आने वाली है और सांजुओ भी आने वाली है, दोनों एक वॉर लाइक क्रिएचर हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि इन दोनों के फाइट से हमें लू फेंग की और भी पावर्स के बारे में देखने को मिलेगा, और वो अभी लू फेंग के पावर्स का इंतजार करते हैं। जिसके साथ हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि टाइम आगे बढ़ना शुरू हो जाती है, और यहाँ पर बताया जाता है कि लू फेंग के हंट करते करते लगभग 500
500 ईपोस का टाइम बीत चुका होता है। लू फेंग उन सारे वल्नरेबल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को मार रहा होता है जो कि ऑरिजिन कोर्स को डिवॉर कर रहे होते हैं। और यहाँ पर इस 500 ईपोस के दौरान कोई भी एक वल्नरेबल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स इतनी हिम्मत नहीं दिखाता कि वो ऑरिजिन वर्ल्ड्स के रिसोर्सेज को फिर से कंज्यूम कर सके। यहाँ तक कि ह्यूमन एंसेस्टर्स के बीच में इतनी औकात नहीं होती, इतनी मजाल नहीं होती कि वो भी अभी जाकर एंसेस्टर्स मतलब एंसेस्टर्स के बाद भी इतनी पावर्स नहीं थी कि वो ऑरिजिन कोर्स को डिवॉर कर सके। बताया जाता है कि जितने भी वीकर और नए नवेले ह्यूमन एंसेस्टर्स होते हैं, अगर वो बंदे ऑरिजिन कोर्स को डिवॉर करेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी तो उनको कोर्स को खाने की वजह से उतनी ही कम पावर्स मिलेगी। और जितने भी नए नवेले ऑरिजिन ह्यूमन एंसेस्टर हैं वो लू फेंग के डर से कभी भी वहां पर जाकर ऑरिजिन कोर्स को खाने की हिम्मत नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर ऑरिजिन कोर्स को खाने की हमने हिम्मत दिखाई तो हमारे साथ क्या हासिल होगा। वो लू फेंग आएगा और हमें मार देगा। और जैसे कि ह्यूमन एंसेस्टर्स निर्वाणा ह्यूमन एंसेस्टर्स की बात करें उस लेवल के बंदे होंगे तो ऑरिजिन कोर्स को खाने का कोई मतलब बनता नहीं है, उससे उनकी पावर्स के ऊपर थोड़ा सा भी असर पड़ेगा नहीं। इसके साथ यहाँ पे ऐसे ही मसले चलने लगते हैं और हमें सीन चेंज कर ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के ऑरिजिन वर्ल्ड के ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के मिस्टीरियस लैंड ब्लड ट्रेन टेरिटरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग बैठा अपने आप को कल्टीवेशंस में विलीन रख रहा होता है। वहाँ पर वो उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए कहता है कि 500 एपोज हो चुके हैं और मैंने हर एक ऑरिजिन वर्ल्ड्स को ऑब्जर्व कर लिया। इनसाइड दौरान में नंबरस क्लोन्स कई सारे यूनिवर्सेस में ट्रैवल किया और वहाँ पे काउंटलेस ऑरिजिन वर्ल्ड्स के हिस्ट्री को देखा। जैसे कि आपने उस मास्टर उस डिस्पल के हिस्ट्री को देखा, वैसे ही लू फेंग ने अनगिनत वैसे हिस्ट्री को देख रखा होता है। यहाँ तक कि लू फेंग ने और भी प्रैक्टिशनर फैक्शंस से दूर के ऊपर के टेरिटरीज का तो देख रखा होगा है और वहाँ पर कई सारे डिस्पल्स को भी लाया होता है जो कि इसमें मेंशन है। लेकिन ऑफ कोर्स लू फेंग ने बहुत सारे डिस्पल्स को बनाकर अपने टेरिटरी में लाकर रख दिया होगा ताकि जितने ज़्यादा हाई लेवल और यह वन लेवल होंगे उतने ज़्यादा वो उन सबसे नौकरी करवा सके। मतलब लू फेंग भी प्रोपेगेंडा फैला रहा है नौकर बनाने के लिए, जिसके साथ ऐसे चलने लगती है। और हमें बताया जाता है कि ऑरिजिन वर्ल्ड जो प्रैक्टिशनर टेरिटरी के अंदर उसमें दो इरा से बटे हुए हैं। एक इरा जो कि लॉर्ड रूल से होते हैं और दूसरा इरा इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म रीजन से होते हैं। और यहाँ पर जितने भी ऑरिजिन वर्ल्ड जो कि सफ़र हो चुके उन्हें ज़्यादा रिसोर्सेज मिल रहे ताकि उन्हें चांसेस मिल सके। और यहाँ पे ऐसे ही चीज़ें चल रही थी ताकि उनको रिसोर्सेज मिल सके और उनकी एक होप फिर से बढ़ सके। और काउंटलेस ऑरिजिन वर्ल्ड्स के अंदर फिर से आशाएं आ चुकी है, जिसके साथ हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग के माइंड के अंदर वही सारी हिस्टोरिकल मेमोरीज फिर से आना शुरू हो जाती है। मतलब जैसा कि मैंने हमेशा 2-3 एपिसोड्स आपको बताया आया है कि लू फेंग कैसे उन्हीं सारे नफरत को यूज करके अपने आप को पावरफुल बना रहा होता। तो सेम टू सेम अभी लू फेंग के साथ वही होता है कि वो सारे मेमोरीज लू फेंग के कॉन्शियसनेस में आना शुरू हो जाती है। ये सारी मेमोरीज लू फेंग के हार्ट के अंदर जाना शुरू हो जाती है और ये लू फेंग के हार्ट ऑफ डिस्ट्रक्शंस को बनाना शुरू करती हैं। अब यहाँ पर जो मेमोरीज थी वो बहुत ज़्यादा थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा होती, जो कि काउंटलेस सिविलाइजेशंस और बीइंग्स के होते हैं। लेकिन लू फेंग एक लॉर्ड था, जिसकी वजह से लू फेंग उन सभी को अपने मन के अंदर आराम से स्टोर कर सकता था। वरना अगर किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स के साथ में दिन में इतनी नफरत होती हो तो कब का मर चुका होता, इस बर्डन से वो पागल हो चुका और डिप्रेशन से ख़त्म हो चुका होता। जिसके साथ यहाँ पे वही सारी बकवासी चीज़ें होती कि कैसे नफरत से वो आग जलती है, आग से अपने ज्वाला जलती, मतलब वही सारी कहानियाँ जो कि यहाँ पे अपने नोवेल में देखने को मिलेगी, वही सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही होती है। और यहाँ पे लू फेंग के मन में हार्ट ऑफ डिस्ट्रक्शंस का प्रोसेस बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बकवास एंड ऑफ द चैप्टर आ चुकी हैं, तो जल्दी सब चीज़ करता हूँ। अभी फिलहाल में लू फेंग यहीं पर रह रहा होता है। लू फेंग ने सबको मार दिया होता है। लू फेंग के मन में वो नफरत की आग बढ़ने लगी होती, जिसके साथ हमें दिखाया जाता है कि टाइम बढ़ने लगा होता है। यहाँ पे लू फेंग कल्टिवेशंस करते करते दौरान ये सोचता है कि मैं तो जानता हूँ कि अभी के फिलहाल उन सभी को मैंने रोक दिया है, लेकिन जैसे जैसे और भी टाइम बीतेगा उन सबको रिसोर्सेज की खनक जरूर दिखाई देगी। उन सबको भी खल के लगा कि यहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हो। जब टाइम आएगा तो इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस वो आई स्पीक फैक्शंस और सारे वीकर फैक्शंस के साथ ज्वाइन कर लेंगे ताकि वो हम प्रैक्टिशनर फैक्शंस पे अटैक कर सके। और यहाँ पर जब ऐसा आएगा तो ये बहुत ही भयंकर वाली सुनामी लेकर आएगा और मुझे ही इसको रोकना है। अब यहाँ पे मुझे नहीं पता कि बाकी लॉर्ड्स को इसके बारे में पता है या फिर नहीं, लेकिन उन सबको तो ऑलरेडी पता ही होगा। लेकिन यहाँ पे लू फेंग इतना बड़ा कांड कर चुका है, लेकिन फिर भी युआन लू फेंग को रोकने क्यों नहीं आया है? क्या यहाँ पे लॉर्ड जिंगमैंग युआन को बोल चुके हैं या फिर बाकी और लॉर्ड्स को बोल चुके हैं कि लू फेंग जैसा कर
रहा है करने दो, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ सबको अच्छे से पता होनी चाहिए, लू फेंग जो कर रहा है उससे यार प्रैक्टिशनर फैक्शंस के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। सारे लोग मिलकर लू फेंग और प्रैक्टिशनर फैक्शंस के विरुद्ध युद्ध छेड़ देंगे तो यहाँ पे उनकी खुद के टेरिटरी के काफ़ी बड़ा लॉस हो जाएगा। तो यार युवान और लॉर्ड जिंगमिंग बाकी सबको लू फेंग को रोकना चाहिए था, समझाना चाहिए, लेकिन इसमें कोई भी नहीं बताया गया कि वो लोग लू फेंग को समझाने यहाँ तक कि मिलने के लिए भी आए हों, वो लोग चलने दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि लॉर्ड जिंगमिंग उन्होंने फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ को देखकर बताया होगा कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। इसके साथ यहाँ पे लू फेंग क्या था कि मैं अभी इतना पावरफुल नहीं हूँ, मुझे अपने हिनवान ब्लेड डाउ को फुली तरीके से कंप्रीहेंड करना है, लेकिन मुझे अभी थोड़ा सा और कल्टिवेट करना होगा। लेकिन लू फेंग यहाँ पे कहा था कि मैं लू फेंग, मैं अपने एंडलेस एपोज को स्पेंड करने को तैयार हूँ, ताकि मैं अपने आप को एक ओल्ड माउंटेन की तरह ही लेकिन अपने आप को आगे बढ़ा सकूँ, ताकि मैं अपने आप को और भी पावरफुल बनाकर इन सभी को रोक सकूँ। अब यहाँ पे लू फेंग ने एक चीज़ और समझी होती है कि जो उसने किया वो एक बहुत ही बड़ा चेंज ला सकती है। अगर वो चुप रहता तो यहाँ पर काउंटेस ऑरिजिन वर्ल्ड्स को राहत नहीं मिली होती है। लू फेंग जैसे जैसे अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, इसका मतलब है कि उन सब के लिए उतनी ही ज़्यादा आशाएं बढ़ती जाएगी और लू फेंग उतनी ही ज़्यादा काउंटलेस लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकता है। लू फेंग स्माइल करने लगता है, जिसके साथ इसी के साथ लू फेंग की जो हार्ट ऑफ डिस्ट्रक्शंस होती है वो कंप्लीट हो जाती है। जिसके साथ वो कहता है कि जबकि मेरी हार्ट ऑफ डिस्ट्रक्शंस कंप्लीट हो चुकी है तो मुझे इसको अपने हार्ट ऑफ डाउ के साथ मर्ज करना होगा, ताकि मैं इन दोनों को एक साथ मिलाकर एक कर सकूं। जिसके साथ लू फेंग अपने हार्ट ऑफ डिस्ट्रक्शंस को रिफाइन करना शुरू कर देता है। वो इसी चीज़ का यूज़ करने वाला था हिनवान ब्लेड डाउ को कम्प्लीटली बनाने के लिए। मतलब लू फेंग इंसान नफरत को यूज ही कर रहा था ताकि वो अपने लिए हिनवान ब्लेड डाउ को क्रिएट कर सके। जिसके साथ उसी ब्लेड के अंदर काउंटलेस मिस्ट्रीज आना शुरू हो जाती है। लू फेंग की ऑरा ट्रांसफॉर्म होकर एक ब्लेड ऑफ डिस्ट्रक्शंस बनना शुरू हो जाती है और ये डिस्ट्रक्टिव पावर्स लॉर्ड जिन और कैफ्यूजी से भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो चुकी थी। मतलब लू फेंग का पूरा अपना पावर नहीं, बल्कि लू फेंग जो सॉर्ड बना रहा है, जो ब्लेड बना रहा था, उसके अंदर ही अपने कैफ्यूजी और लॉर्ड जिन से ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर्स मौजूद होती है। तो ये तो देखने वाली बात है नेक्स्ट एपिसोड में। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं कल ही, तब तक के लिए बाय।